नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। पृथ्वी के पास एक ऐसा गुण होता है जो किसी दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है। उस आकर्षण को ये क्या कहते हैं अपन, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वा का मतलब यहाँ पृथ्वी से जुड़ा हुआ शब्द है। तो गुरुत्वाकर्षण यानी किसी पृथ्वी के द्वारा किसी अन्य पिंड को अपनी ओर आकर्षित करना। तो न्यूटन ने यहाँ पे एक नियम दिया जिसका नाम क्या था, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये सार्वत्रिक नियम किन्हीं दो पिंडों के लिए है। अब वो पिंड छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। पृथ्वी भी हो सकती है, पृथ्वी के अलावा अपने चंद्रमा पृथ्वी को भी अपन ले सकते हैं, एक इस अपने वाले ग्रह को और एक दूसरे वाले ग्रह को भी अपन ले सकते हैं, कोई दो छोटी वस्तुओं को भी ले सकते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखना, कोई भी वस्तु होती हैं, छोटी दो वस्तु होती है तो उनके मध्य आकर्षण होता है, लेकिन वो बहुत दुर्बल होता है, यानी उसका अनुभव हमें नहीं होता है। अब वो कितना होगा हम सब यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आपको समझाएंगे कि गुरुत्वाकर्षण यानी न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक के नियम की सहायता से उनको कैसे समझाया। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के सबसे पहले उसने दो पिंड लिए। एक पिंड हमारा क्या था, इसका हमने बोल दिया m1, और दूसरा जो हमारा पिंड होता है उसको बोल दिया हमने यहाँ पे m2। तो ये दूसरा पिंड क्या था आपका, m2 था। ठीक है, इन दोनों पिंडों के मध्य जो दूरी थी वो कितनी थी, r। इन दोनों पिंडों के मध्य दूरी कितनी थी, r। यानी ये दो पिंड थे, एक आपका m1 दूसरा m2, उनके मध्य दूरी कितनी थी, केवल स्मॉल r। अब इनके मध्य एक बल लगेगा जिसको बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलेंगे उसको, गुरुत्वाकर्षण बल। मैंने यहाँ लिख दिया है, यहाँ जो आपका Fg है वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये आपका हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब इस गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा इस नियम के अनुसार। तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो m1 m2 दो पिंड है अपने, इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। ये चिन्ह है समानुपाती का। तो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। कौन होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। और यहाँ लिख दूं मैं, यहाँ पे जो आपके m1 और m2 है इसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे पिंड बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा जो यही गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये समीकरण 1 समीकरण 2 क्या होता है, इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी कितनी है, r, उसका वर्ग, यानी वर्ग का मतलब स्क्वायर। और यहाँ पे समानुपाती नहीं है, ये समानुपाती तो पूरा है, लेकिन अगर इस तरीके से हो ना उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं उसको, ऐसे व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों पिंडों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन, गुरुत्वाकर्षण बल। तो अपन यहाँ बोल सकते हैं r क्या है, दोनों पिंडों के मध्य दूरी, ध्यान रखना भैया आप। ठीक है, अब हम यहाँ से लिख सकते हैं दोनों समीकरणों से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख देंगे भाई, Fg समानुपाती m1 m2 अपॉन r²। समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा, उसको बोलेंगे कैपिटल G, और क्या हो जाएगा m1 m2 अपॉन r²। इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के नियम से। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र आया है किसके नियम से, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से। अभी इसके अगर मैं कथन लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको मैंने क्या लिख दिया, Fg। गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के गुणनफल, तो दोनों पिंडों का ये क्या हो गया, गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों पिंडों के मध्य दूरी के वर्ग के क्या होता है भाई, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही क्या है आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का कथन। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये कैपिटल G होता है बेटा, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम और सार्वत्रिक नियतांक। तो इसको बोल सकते हैं गुरुत्वीय नियतांक। ये क्या हो गया आपका, गुरुत्वीय
नियतांक हो गया। इस कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है उसको लिखूँ मैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और इसका मात्रक यहाँ से बनाए तो बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अब इसका ये मात्रक और विमा कैसे निकालते हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि इसका मात्रक और विमा कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका मात्रक देखते हैं, यानी ये जो मात्रक लिखा है ये आया कैसे है वो देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, यहाँ पे मात्रक की बात करेंगे। हम मात्रक की बात करें तो देखो यहाँ से आपका सूत्र जो है वो होता है एफ जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये मात्रक किसका है, जी का मात्रक, ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अब यहाँ से जी का सूत्र चाहिए तो यहाँ से जी का सूत्र बन जाएगा बेटा, इसको इसके नीचे साथ ले जाओ तो एफ जी आर स्क्वायर और जो गुणा में होता है वो बटे में आ जाएगा m1 m2। ये तो इसका सूत्र बन गया। अब इस सूत्र से मात्रक निकाले, देखो एफ जी का होता है न्यूटन, यानी जो बल होता है उसका क्या मात्रक होता है न्यूटन, और दूरी का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे जो दोनों द्रव्यमान है उन गुणनफल में है तो केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा केजी स्क्वायर। ये होता है इसका मात्रक। क्या होता है ये इसका मात्रक। अब इसके अगर हम विमा की बात करें तो इसकी विमा निकाल सकते हैं अपन। इसकी जो विमा होगी वो क्या होगी वो देखो आप ध्यान से, न्यूटन की होती है m1 L1 T-2 और मीटर की होती है यहाँ पे L2 और केजी की हो जाएगी यहाँ पे m2, ठीक है। अब देखो बेटा ये तो 1 है ये 2 है तो इसमें से 1 बचेगा, तो आगे से इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा m-1। देखो ना एक था ऊपर ले गए इसको तो जो घात होती है वो ऋणात्मक हो जाती है, यानी -1, और ऊपर लिखा हुआ है L1 ये रहा, L2 ये रहा, तो ये हो जाएगा आपका L3 और T-2, यानी हमने इसको पूरे को सॉल्व कर दिया तो हमारा ये क्या मिला, इसकी विमा मिल गई, ठीक है। अब इसका सदिश रूप देख लेते हैं अपन, यानी सदिश में कैसे लिखते हैं इसको, एफ जी को जो सदिश कैसे लिखेंगे तो इसका सदिश रूप देखो आप, इस नियम से जो कथन आया है, कथन से जो समीकरण बनी है उसका सदिश रूप देखो। अब देखो बल एक सदिश राशि है तो इस पर अपन सदिश लगा देंगे। सदिश निरूपण का मतलब यही होता है कि जो राशि सदिश है उसके ऊपर सदिश लगा दो, जो नहीं है उसको रहने दो, या चाहे तो मोड लगा सकते हो। अब सर ये कैसे पता चलेगा कौन सी सदिश है कौन सी नहीं है, तो वो देखो बेटा उसके बारे में जब आप स्टडी करोगे, जब उसके बारे में जानकारी जुटाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन सी राशि सदिश होती है और कौन सी अदिश होती है। तो यहाँ पे एफ एक सदिश राशि है, कैपिटल जी अदिश राशि, नियतांक हमेशा अदिश ही होता है, कभी सदिश नहीं होता है ना, ये हमेशा ध्यान रखना आप। और m1 m2 ये दोनों क्या हैं आपके अदिश राशि है। ये मोड में इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ धनात्मक, अगर ऋणात्मक होगा ना तो उसको ये धनात्मक कर देगा। सर धनात्मक क्यों किया जाता है, देखो भाई धनात्मक और ऋणात्मक केवल दिशा प्रदर्शित करते हैं। अगर हमारे पास बल का परिमाण निकालना है तो हमें दिशा का कोई ज्ञान होने की जरूरत नहीं है। अगर हमें दिशा निकालनी है तो फिर वो दिशा जो है ना वो माइनस और धनात्मक होता है, ऋणात्मक धनात्मक, वो दिशा को प्रदर्शित करता है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करें तो आर उसका वेक्टर, फिर मोड और फिर स्क्वायर। वेक्टर इसलिए लगा है क्योंकि वो सदिश हो सकता है, कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे हो सकता है। मोड इसलिए लगा है कि उसको वापस दिशा खत्म कर दी। स्क्वायर तो होता ही है। और यहाँ पे आर कैप क्या करता है, आपके इस बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, यानी इसको इकाई सदिश बोलते हैं। और इकाई सदिश का जो परिमाण होता है वो एकांक होता है, यानी 1 होता है। ये केवल और केवल क्या काम करता है, ये केवल और केवल दिशा को प्रदर्शित करने का काम करता है। तो ये हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का सदिश निरूपण। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स वीडियोस आपको पढ़ने हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसलिए बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।